व्युत्पत्ति की ई पाठशाला में हम एनटीए क्वेश्चन पेपर नेशनल टेस्ट अभ्यास पेपर 79 केमिस्ट्री डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ रेडी हैं, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी फॉर द फॉलोइंग अनायंस बताना है। तो अब आपको क्या करना है कि सबसे पहले हम इन सभी का एक एसिडिक ऑर्डर चेक कर लेंगे। एसिडिक ऑर्डर से पहले मैं बच्चों आपको दिखाना चाहती हूँ कि यहाँ पर CH3O- है और यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर CH3 अपना इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, ऑक्सीजन नेगेटिव के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होती है। देन उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर O- के ऊपर जो चार्ज है वो रेजोनेंस में जा रहा है, रेजोनेंस में जा रहा है और सिचुएशन ऐसी होगी कि यहाँ पर इसके पास शिफ्ट होके यहाँ पर कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा और यहाँ पे ऑक्सीजन नेगेटिव रेजोनेंस कर रहा है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पर भी रेजोनेंस हो रहा है, बट इस रेजोनेंस को हम इक्विवेलेंस रेजोनेंस बोलते हैं। इक्विवेलेंस रेजोनेंस का मतलब ये होता है कि ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है, लेकिन जब रेजोनेंस किया तभी ऑक्सीजन के ही ऊपर रेजोनेंस आया, तभी उसी के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया। तो इसको इक्विवेलेंस रेजोनेंस बोलते हैं, इक्विवेलेंस रेजोनेंस बोलते हैं। तो अगर हम अपने 2 को 3 से कंपेयर करें तो ये बात फिक्स होती है कि हमारा जो थर्ड वाला यहाँ पर जो कंपाउंड है ये ज्यादा एसिडिक होगा, ये ज्यादा एसिडिक होगा NO3। अब हम इन सभी के एसिड को देखते हैं। CH3OH- में से अगर आपने H+ को निकाला तो हमें ये मिलेगा, इसमें से आपने H निकाला और H निकाला। अगर हम एसिडिक का ऑर्डर देखें तो HNO3 ज्यादा एसिडिक होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड एलिफेटिक हो या बेंजीन ग्रुप में हो, कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे ज्यादा फंक्शनल ग्रुप में मोस्ट एसिडिक होता है। तो अगर आपके पास कोई भी कार्बोक्सिल ग्रुप का कंपाउंड है तो वो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। देन फिनॉल एंड फिर CH3OH। यहाँ पर अगर हम बेसिसिटी या न्यूक्लियोफिलिसिटी की बात करें तो ये ऑर्डर रिवर्स होगा। ऊपर वाला ऑर्डर एसिडिटी का है और नीचे वाला ऑर्डर बेसिसिटी का है। तो कोई कंपाउंड तभी बेसिक होता है जब उसके ऊपर का जो नेगेटिव चार्ज है, कोई भी कंपाउंड तभी बेसिक होता है जब उसके ऊपर का जो नेगेटिव चार्ज होता है उस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम होगी और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम होगी और वो इजीली डोनेट कर पाए, वो इजीली डोनेट कर पाए। अब अगर हम यहाँ ऑप्शन सी देखें तो करेक्ट है, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि CH3O- तो हमारा स्ट्रॉन्गर आपका न्यूक्लियोफाइल है, लेकिन इन सेकेंड वाले केस में आप देख रहे हो कि रेजोनेंस है, मतलब इसका जो नेगेटिव चार्ज है this is not available for donation, this is not available for donation। then यहाँ पर भी O- डोनेशन के लिए अवेलेबल नहीं है, तो CH3O- सबसे ज्यादा न्यूक्लियोफाइल होगा। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन सी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो 1 बाय 1 सारे स्टेटमेंट चेक करेंगे। तो सिग्मा बॉन्ड, पहले सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन क्या होता है, हेड ऑन ओवरलैप होता है, हेड वाइज ओवरलैप है। ओके तो यहाँ पर ओवरलैपिंग सबसे ज्यादा मैक्सिमम होती है, ये सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, ओवरलैपिंग मैक्सिमम है। देन हम देखते हैं कि अगर पाई और ओवरलैप की बात की जाए या साइड वाइज ओवरलैप की, तो यहाँ पर जो ओवरलैप होती है ये थोड़ी मिनिमम होती है, लेस ओवरलैपिंग होती है। तो हम अपना नोट क्या निकालते हैं कि अगर ओवरलैपिंग ज्यादा है तो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनता है। देन हम देखते हैं कि बोलता है कि अ कोवैलेंट बॉन्ड इज अ स्ट्रॉन्गर देन हाइड्रोजन बॉन्ड। जी हाँ, कोवैलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है हाइड्रोजन बॉन्ड के। यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है बच्चों, पहले हम समझते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड एक इंटरैक्शन होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड एक इंटरैक्शन होता है, यहाँ पर एक इंटरैक्शन होता है, जबकि कोवैलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग होती है, इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग होती है। फिर बोलता है कि HF इज मोर पोलर देन HCl, बोला जा रहा है यहाँ पे कि HF इज मोर पोलर देन HCl। तो यहाँ पर HF ज्यादा पोलर है HCl के। इसको कैसे समझ सकते हैं कि अगर हमने इन दोनों को तोड़ा तो H+
F- और H+ क्लोरीन माइनस। फ्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसकी पोलैरिटी वो जल्दी से टूट जाना चाहेगा। यहाँ पर जो चार्ज का सेपरेशन है, फ्लोरीन बहुत हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसके ऊपर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज आएगा, और क्लोरीन उसके कंपेयर में थोड़ा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो उस पर चार्ज आएगा लेकिन थोड़ा फ्लोरीन से कम। तो पोलैरिटी अगर हम देखें तो HF की ज्यादा है। फिर देयर इज 1 इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड एंड 3 कोवैलेंट इन अ मेथिलीन क्लोराइड। ये स्टेटमेंट हमारा ऑप्शन में आपको बता देती हूँ, 1 2 3 करेक्ट है। मेथिलीन क्लोराइड क्या होता है पहले से समझते हैं। CH2Cl2 को मेथिलीन क्लोराइड बोलते हैं, और अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे चारों बॉन्ड कोवैलेंट बॉन्ड है, यहाँ पे सभी में इलेक्ट्रॉन पेयर है, सभी में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग है, तो हमारा ऑप्शन C इज करेक्ट। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। यहाँ पे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट गिव 2-फेनाइल ब्यूटेन। 2-फेनाइल ब्यूटेन कौन नहीं देगा? द मेजर प्रोडक्ट इन अ फ्रिडल-क्राफ्ट अल्कलाइनेशन रिएक्शन विथ बेंजीन। आपको क्या करना है, बेंजीन के साथ सभी को रिएक्ट कराना है। आपको क्या करना है, बेंजीन के साथ सभी को रिएक्ट कराना है। तो बेंजीन के साथ अगर मैंने 1 ब्यूटीन का रिएक्शन किया तो सबसे पहले तो यहाँ पर कार्बोकटायन जनरेट होगा, कार्बोकटायन जनरेट होगा, कार्बोकटायन यहाँ पर जनरेट होगा CH3। उसके बाद बच्चों अब ये फिर बेंजीन से रिएक्ट करेगा। बेंजीन से रिएक्ट करने के बाद अब ये बेंजीन से रिएक्ट करेगा, तो आप देख सकते हो CH2 CH3। ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। यहाँ पर CH3 और CH2 CH3 और यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा। यहाँ का हाइड्रोजन निकल के फिर से एरोमेटिसिटी गेन करेगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा 2-फेनाइल ब्यूटेन नहीं आया, 2-फेनाइल ब्यूटेन। यहाँ पर भी क्या होगा कि ऑक्सीजन का लोन पेयर H2SO4 के पास H+ है, पहले उस पर अटैक करेगा, वाटर निकलेगा और यहाँ भी बनेगा कार्बोकटायन, यहाँ भी कार्बोकटायन बनेगा। सेम अभी जैसे हमने प्रीवियस रिएक्शन की है वैसे ही यहाँ पर रिएक्शन होगी और फाइनल प्रोडक्ट हमारा ये आएगा। लेकिन अगर हम इस रिएक्शन को देखें, इसे फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन बोलते हैं, फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन बोलते हैं। कुछ नहीं करना है, यहाँ का H यहाँ का क्लोरीन निकल के ऐड हो जाएगा। देन यहाँ पर आप देख सकते हो CO CH2 CH3। फिर यहाँ पर आपको जिंक HgHCl दिया हुआ है, इसको हम क्लेमेंशन रिडक्शन बोलते हैं। ये क्या करेगा, CO को रिड्यूस करके CH2 में कन्वर्ट कर देगा, CO को रिड्यूस करके CH2 में कन्वर्ट कर देगा। तो ये हमारा आंसर मिल चुका है। तो अब इस क्वेश्चन का अप्रोच करने का सबसे बेस्ट वे यही है, या तो आप सारे ऑप्शंस को 1 बाय 1 फॉलो करें, नहीं तो आपको क्लियर होना चाहिए कि यहाँ पे जिंक अमलगम की प्रेजेंस में, जिसे हम क्लेमेंशन रिडक्शन के नाम से भी जानते हैं, ये CO को डायरेक्ट रिड्यूस करके CH2 में कन्वर्ट करता है। देन हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर जाते हैं, जहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। और इसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले BCl3 और AlCl3 के बारे में जान ले। ये लुईस एसिड कहलाते हैं। क्यों ये लुईस एसिड कहलाते हैं कि अगर बोरॉन को देखें तो इसके सराउंडिंग में हमें दिखते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स, और अगर किसी के सराउंडिंग में ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इट मीन्स कि वह गिवन मॉलिक्यूल या गिवन कंपाउंड अपना लुईस एसिड है। तो लुईस एसिड के लिए क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होना चाहिए और वहाँ पर वैकेंट ऑर्बिटल्स होने चाहिए। अगर कोई कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन की कमी है और उसमें वैकेंट ऑर्बिटल्स हैं, मतलब वो लुईस एसिड है। देन अब हम देखते हैं कि कैसे हम समझेंगे कि BCl3 और AlCl3 के बीच में कौन स्ट्रॉन्गर लुईस एसिड है। तो बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखा, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखा, एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखा। क्या समझा कि 3D एल्यूमिनियम के केस में वैकेंट है, 3D एल्यूमिनियम के केस में वैकेंट है, और बोरॉन के केस में 2p में सिर्फ 2p में वैकेंसी तो है लेकिन कम है।
तो अब हम देखते हैं इस प्रॉब्लम को कैसे अप्रोच। पहले हमने अपना ये स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, हमें पता है कि बोरॉन के पास 2p में वैकेंसी है, 2p में वैकेंसी है, ओके। और यहां पर हम देख रहे हैं कि 3d तो पूरा वैकेंट है और 3p में भी वैकेंसी है, क्योंकि यहाँ पे 3p1 है, मतलब यहाँ पर भी और 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 3p2 3p3 हो सकता है, ठीक है। तो अब इसके बाद देखते हैं कि अब क्या है, क्लोरीन अपना कौन सी फैमिली से आता है बच्चों, क्लोरीन अपना आता है थर्ड पीरियड से, थर्ड पीरियड से आता है। इसका मतलब कि आप देख सकते हो थर्ड पीरियड से आता है, और एल्यूमिनियम भी अपना थर्ड पीरियड से आता है। एल्यूमिनियम के पास है वैकेंट ऑर्बिटल, बोरॉन के पास है वैकेंट ऑर्बिटल, यहाँ पर होगी बैक बॉन्डिंग, यहाँ पर होगी बैक बॉन्डिंग। अगर आपको बैक बॉन्डिंग समझ में आता है तो आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से अप्रोच करोगे। यहाँ पे क्लोरीन है इलेक्ट्रॉन रिच, बोरॉन और एल्यूमिनियम के पास है वैकेंट ऑर्बिटल, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेशन होगा। क्लोरीन आ रहा है 3p से और वो बोरॉन के 2p में इलेक्ट्रॉन्स डाल रहा है, मतलब यहाँ पे p पाई बॉन्ड हो रहा है, 2p पाई बॉन्ड हो रहा है, जबकि यहाँ पे 3p पाई बॉन्ड हो रहा है। कौन सी ओवरलैपिंग अच्छी होगी, कौन सी ओवरलैपिंग अच्छी होगी? तो हम जानते हैं कि यहाँ पे 3p पाई ओवरलैपिंग अच्छी होगी, मतलब यहाँ पे एल्यूमिनियम का जो वैकेंट ऑर्बिटल है उसको क्लोरीन अच्छे से इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पर साइज ऑर्बिटल्स का सेम है, 3 है, यहाँ पर साइज ऑर्बिटल का सेम है। यहाँ पर क्या हो रहा है, 3 और 2 वाला फैक्टर आ रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन तो आएगा पर धीरे धीरे आएगा बोरॉन में। तो यहाँ इसके जो वैकेंट ऑर्बिटल है वो वहां पर इलेक्ट्रॉन की सप्लाई फ्रॉम क्लोरीन साइड थोड़ा कम होगा, क्योंकि यहाँ पे ओवरलैपिंग अच्छी नहीं है। तो यहाँ पे ओवरलैपिंग अच्छी है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो ज्यादा अच्छा है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो इज गुड ड्यू टू गुड ओवरलैपिंग। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि दोनों बोथ आर लुईस एसिड एंड BCl3 इज स्ट्रॉन्गर देन AlCl3, बिकॉज BCl3 में क्या हो रहा है लुईस एसिड में कि वहां पे क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन का फ्लो बोरॉन में कम है। देन नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर जाते हैं। यहाँ पर आपको पूछा है कि बेसिसिटी किसकी ज़्यादा है। यहाँ मैं Y के बारे में बता दूं कि ऑर्थो इफेक्ट लग रहा है, ऑर्थो इफेक्ट के कारण एसिडिटी बढ़ती है पर बेसिसिटी कम होती है। ऑर्थो इफेक्ट के कारण एसिडिटी बढ़ती है पर बेसिसिटी कम होती है। और यहाँ पर अगर हम Z की बात करें तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे रेजोनेंस के थ्रू नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस ड्यू टू सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम O थ्रू रेजोनेंस या मेसोमेरिक इफेक्ट, थ्रू रेजोनेंस या प्लस M। तो हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमारे नाइट्रोजन के पास Z में है। देन अब ऑर्थो इफेक्ट के कारण क्या हुआ कि बेसिसिटी डिक्रीज हो गई, और इतनी डिक्रीज हो जाती है कि इससे भी कम हो जाती है, तो उसके बाद X फिर Y आता है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑर्थो इफेक्ट के बारे में पढ़िए, समझिए कि ऑर्थो इफेक्ट क्या होता है, ऑर्थो इफेक्ट से कैसे एसिडिटी इंक्रीज होती है, कैसे बेसिसिटी इंक्रीज होती है, कैसे मेसोमेरिक फैक्टर्स डिपेंड करते हैं किसी मॉलिक्यूल की एसिडिटी और बेसिसिटी को बढ़ाने के लिए। देन हम नेक्स्ट प्रॉब्लम में जाते हैं, बोल रहे हैं कि बेंजोइक एसिड को फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से रिएक्ट कराया तो क्या होगा। तो हमने ले लिया फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड और ले लिया अपना कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर आपसे बोला है कि बेंजोइक एसिड कैन बी फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड विद, तो यहाँ पे हमने हमारा ऑप्शन बी आंसर आएगा, पर हमसे देखते हैं कैसे। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर है अपना नेगेटिव चार्ज और मैग्नीशियम के ऊपर है अपना पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए ये क्या है, ये नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पॉजिटिव पे अटैक करेगा O पे माइनस, तो अब देखिए यहाँ पर क्या होगा बच्चों, यहाँ पर होगा ऐसे CO माइनस, यहाँ डबल बॉन्ड O और MgBr प्लस। फिर इसको जरा हाइड्रोलिसिस कर दीजिए, तो हाइड्रोलिसिस करने से आ जाएगा हमारा बेंजोइक एसिड। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। देन
यहाँ पर हम देखते हैं ये बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन का क्वेश्चन है, वर्नर्स थ्योरी का क्वेश्चन है। अगर आपने वर्नर्स थ्योरी नहीं पढ़ी है तो वर्नर्स थ्योरी को पढ़िए। यहाँ पर आपको ये मॉलिक्यूल दिया हुआ है 2AgNO3 दिया और बोल रहा है कि 2AgCl बना रहा है, मतलब आपका कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के बाहर में जरूर बच्चों क्लोरीन मॉलिक्यूल है और उनकी संख्या क्या है, 2 है, Cl2 है। अगर इस कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के बाहर जो भी आयंस होते हैं वह आयोनाइजेबल होते हैं, वो आयोनाइजेबल, यहाँ पे इसकी संख्या 2 है इसीलिए हमें 2AgCl मिल रहा है जब आप इसे AgNO3 से रिएक्ट करा रहे हैं और उसका जो मोल का नंबर है 2AgNO3 है। अगर इसको एक बार समझने की कोशिश करते हैं कैसे, कि मान लीजिए CONH3 5Cl और यहाँ बाहर में आपके पास Cl है और मैंने यहाँ पर AgNO3 दिया। अगर CONH3 5 अंदर Cl और बाहर आपका Cl3 है और मैंने आपको यहाँ AgNO3 दिया, तो आपको समझना होगा कि ये Cl इस नाइट्रेट को रिप्लेस करेगा और यहाँ पे AgCl1 आएगा और यहाँ Cl3 इस नाइट्रेट को रिप्लेस करके 3AgCl आएगा और यहाँ पे AgNO3 की जो मोल हमें रिक्वायरमेंट है वो 1 और 3 होगी। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर हमें मेंशन किया हुआ है ऑलरेडी कि 2 मोल्स ऑफ AgCl फॉर्म हो रहा है। देन नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर है हम, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि विच ऑप्शन इज नॉट मैच्ड इन अ करेक्ट सीक्वेंस। उसमें आपको बोल रहा है कि कौन सा करेक्ट सीक्वेंस नहीं है। तो पहले D5, D3, D1, D4 का देखेंगे। तो D1 में मतलब अगर हम यहाँ पर सभी की वैल्यू चेक करें तो देख सकते हैं 1 2 3 4 5 इन सभी की वैल्यू अगर देखें तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर अगर म्यू इज इक्वल टू n+2 है तो यहाँ पर अगर म्यू की बात करें तो ये हो जाएगा 35, ये हो जाएगा यहाँ पे 4 + 24 और ये हो जाएगा 3 2 5 15 और ये होगा म्यू इज इक्वल टू 3√3। तो ये तुम्हारा 3.9 bm, ये 4.9 bm और ये 5.9 bm। तो अगर इसका ऑर्डर देखें तो D5 के बाद अपना D4 आना चाहिए, फिर D3, फिर D1। तो यहाँ पर पहला ही ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर गलत दिया हुआ है। आपका पहले D5 होगा, फिर D4, फिर D3, फिर D1। देन हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर है जहाँ पे बहुत इजी क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन अभी हमने पीछे किया था इसी टाइप का। यहाँ पे ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन हो रहा है MgBr। देन अब ये क्या होगा कि MgBr पे मैग्नीशियम पॉजिटिव है, यहाँ पे ये नेगेटिव है, ठीक है, ये यहाँ पे आयनिक बॉन्ड है। अब ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, इसका मतलब बच्चों ऐसा है, इसका मतलब आप समझ लो कि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है। अब ये क्या करेगा, इस कार्बन पॉजिटिव पर अटैक करेगा, ठीक है। अब जब इस कार्बन पॉजिटिव पे अटैक करेगा, अभी जस्ट हमारा इसके पीछे जो हमने रिएक्शन देखी थी वही रिएक्शन यहाँ पर हो रही है। O- डबल बॉन्ड O हाइड्रोलिसिस कर दो, हमें मिल जाएगा बेंजोइक एसिड। तो बेंजोइक एसिड हमारा फाइनल कंपाउंड आएगा, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। देन हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर जाते हैं जहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि पिक आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ग्रुप या आपने क्लास 12th में पढ़ा है, ग्रुप पी ब्लॉक में ग्रुप 15। अब देखो यहाँ पे कार्बन के पास कोई डी ऑर्बिटल नहीं होता है, कोई डी ऑर्बिटल नहीं होता है, तो नाइट्रोजन का लोन पेयर इज अवेलेबल, ठीक है, लोन पेयर इसका अवेलेबल है। लोन पेयर अवेलेबिलिटी का मतलब क्या है कि बेसिसिटी है इसकी। अगर किसी का लोन पेयर अवेलेबल है मतलब उसकी बेसिसिटी है, लोन पेयर अवेलेबल है मतलब उसकी बेसिसिटी है, मतलब ये इजीली डोनेट कर देगा। लेकिन अगर नेक्स्ट में देखें तो हमें क्या पता है, अगर सिलिकॉन का जरा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2, बच्चों यहाँ पे 3d भी होता है और वो पूरा क्या है, खाली है। तो 3d खाली है, 3p, तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, यहाँ पर होगा
इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा बैक बॉन्डिंग, ये इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग यहाँ पे होगी। तो इससे क्या हो जाएगा कि अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो तो यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर बनेगा, यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर बनेगा। अब इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 से चेंज होकर बच्चों sp2 हो जाएगा। यहाँ एक सिग्मा बॉन्ड और एक सिग्मा बॉन्ड, जबकि यहाँ सिग्मा 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 और यहाँ पे 3+1 sp3 दिखा रहा था, 1 इज अ लोन पेयर, बट यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। हम अपने प्रॉब्लम में जाते हैं कि यहाँ पे ज्योमेट्री ट्राई मेथाइल पिरामिडल, ठीक है। इनकरेक्ट पूछा है आपसे, तो इनकरेक्ट अपना देख लीजिए क्या है। इनकरेक्ट ये है कि ट्राइसिलाइल अमाइन हैज अ डोनर प्रॉपर्टीज, जबकि नो। अब देखो यहाँ पर ये लोन पेयर अवेलेबल है, बोल रहा है कि आओ मैं रेडी हूँ आपको अपने इलेक्ट्रॉन पेयर देने के लिए, बट सिलिकॉन के यहाँ पे ट्राइसिलाइल अमाइन के केस में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर लोन पेयर कहाँ चला गया, बैक बॉन्डिंग में। अब इसके पास लोन पेयर बचा ही नहीं, इसका पास लोन पेयर बचा ही नहीं, और इसका हाइब्रिडाइजेशन भी चेंज हुआ है sp3 से sp2 में। तो इसका ऑप्शन डी इज करेक्ट। ये बैक बॉन्डिंग का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप पी ब्लॉक क्लास 12th में आपको मिला होगा, आपने इसे ज़रूर पढ़ा होगा, तो वहाँ से आप इसे बैक बॉन्डिंग के कंसेप्ट से समझ सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आपको एक मैच करना है, कॉलम मैच करना है। तो देखो सबसे पहले हम कैसे इसे सॉल्व करेंगे, आपको पता होना चाहिए कि अमोनियम क्लोराइड कैसे बनता है, अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन कैसे होता है। अमोनियम क्लोराइड को बनाने के लिए हमें HCl और NH4OH की ज़रूरत होती है। ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये वीक बेस है। तो वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड में सॉल्ट, ये सॉल्ट है आपका, ये सॉल्ट है, तो ये क्या होगा, ये एसिडिक सॉल्ट होगा, ये होगा आपका एसिडिक सॉल्ट। ये क्लास 10th का कंसेप्ट है बच्चों। तो अमोनियम क्लोराइड का नेचर R विल बी 1, और यहाँ पे सिर्फ एक ऑप्शन है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है बच्चों। आपको ऐसे क्वेश्चन को एलिमिनेट करके देखना है, यहाँ पे बहुत सारी ऊपर में जो चीज़ें लिखी हुई है बहुत ही कंफ्यूजिंग है, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन R आपके सीधे आपके आंसर को स्ट्राइक कर रहा है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी इज करेक्ट। देन हम यहाँ पर अपने एक प्रॉब्लम को देख रहे हैं, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आपको बेंजाइन मैकेनिज्म की ओर बताता है कि बेंजाइन मैकेनिज्म कैसे सॉल्व होता है। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, ये हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, ये यहाँ शिफ्ट होगा, क्लोरीन बाहर जाएगा, तो हमारा जो फाइनल कंडीशन आएगा बच्चों वो ये होगा, आप देख सकते हो OMe। उसके बाद फिर से NH2 अटैक करेगा, और यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी है कि NH2 यहाँ आ जाए, OMe यहाँ पर NH2 आ जाए, ये नेगेटिव है NH2 माइनस, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा, और फिर से वहाँ पर H प्लस, फिर वहाँ से फिर यहाँ पर बच्चों अमोनिया का H प्लस आकर यहाँ पर H दे देगा। अब यहाँ पे दो केसेस हैं, अब यहाँ पे दो केसेस है कि एक केस में हो सकता है कि नेगेटिव चार्ज NH2 यहाँ पे अटैक करे, नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आए और OMe हो, लेकिन ये रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज O के पास है। O के पास होने से क्या है कि यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है, यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है, यहाँ पर ऑक्सीजन क्या करे, इस नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर रहा है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन, अब देखिएगा कि इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट को कंसिडर करते हैं, क्योंकि यहाँ पे बेंजाइन मैकेनिज्म होता है। बेंजाइन मैकेनिज्म में याद रखना कि आप जरा पढ़ना कि बेंजाइन मैकेनिज्म में सिर्फ और सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट की बात होती है, इंडक्टिव इफेक्ट की बात होती है। तो ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। देन हम अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं, ये भी बहुत अच्छा इजी क्वेश्चन है, आप कर सकते हो इसे खुद, इसे कुछ नहीं करना है, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या करना है कि सबसे पहले बच्चों आपको क्या करना है कि CH3NO2 में आपको चूज करना है कि कौन यहाँ पे ब्रोमीन को बुलाएगा। CH3 क्या है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, NO2 क्या है, इलेक्ट्रॉन
विड्रॉइंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप ऑर्थो पैरा बुलाता है सामने वाले को, तो क्या करेगा ये, यहाँ पर बना देगा, ब्रोमीन को बुलाएगा, CH3 यहाँ पर रहेगा और NO2 यहाँ पर रहेगा। NO2 की है टीन और यहाँ पे रिडक्शन होगा इसके प्रेजेंस में, NO2 हमारा NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। NH2 में कन्वर्ट होने के बाद अब हम देखते हैं कि ये NH2 फिर Na2HCl की प्रेजेंस में डाइजोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है, डाइजोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है। डाइजोनियम सॉल्ट अपना ये होता है बच्चों। ये सारा चीज आपको कहाँ मिलेगी, अमीन्स, एल्डिहाइड, कीटोन्स, ये सारे चैप्टर में आपको ये सारी चीजें वहां पे मिलेंगी। अब क्या होगा, H2H3PO4 के प्रेजेंस में ये पूरा गायब होके नॉर्मल आपका CH3 और Br रह जाएगा। और यहाँ पर केमिनोफोर इज एन हाई बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये CH3 को डायरेक्ट किसमें कन्वर्ट कर देगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप में। तो हमारा फाइनल आंसर आप देख सकते हो कि क्या है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। देन हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर जाते हैं जहां आपसे पूछा गया है कि द नंबर ऑफ कायरल कार्बन। सबसे पहले देखते हैं कि अपना ग्लूकोज दिखता कैसे है। तो ग्लूकोज दिखता तो ऐसे है। अब उसके बाद अपने को बोला गया है क्वेश्चन में कि बीटा ग्लूकोज की बात हो रही है। अब इस चेन में हम देखेंगे कि OH अगर ऊपर की ओर हो तो बीटा, ठीक है, OH अगर ऊपर की ओर हो बीटा, और ये पोजीशन आपका फर्स्ट पोजीशन होता है। इन दोनों को मैच करना बच्चों, इन दोनों को मैच करना। सेकंड पे OH अगर राइट साइड है तो उसे डाउन लिखो, अगर लेफ्ट साइड है तो उसे अप लिखो, डाउन, एंड देन यहाँ पर आपका आएगा CH2OH और इसका नंबर होता है यहाँ पर ये 4th, सॉरी ये 2, ये 3, ये 4th, ये 5, 5th और ये आपका 6th कार्बन होता है। तो अगर यहाँ पे हम कायरल कार्बन की बात करें तो आप ये कार्बन भी आपका कायरल है, चारों ग्रुप डिफरेंट हैं। ये कार्बन भी कायरल है, ये कार्बन भी कायरल है, ये भी कायरल है और ये भी कायरल है। इसके चारों ग्रुप डिफरेंट है, इसके चारों ग्रुप डिफरेंट है। तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 5। देन हमने अभी इस पेपर 79 पूरी तरह से सॉल्व कर लिया है और हम ये समझ चुके हैं कि एनटीए के क्वेश्चन को अप्रोच करने के लिए आपके कंसेप्ट बहुत क्लियर होने चाहिए। अगर आपको कोई भी डाउट हो, किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो, तो हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करिए। हम उसे फिर से सॉल्व करेंगे और उसके बेस्ट वे में आपको कंसेप्ट को डिलीवर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।